बैठ जाएं सभी लोग। प्राचार्य प्रोफेसर निवेदिता जी को डायस पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आज बीए फर्स्ट ईयर की छात्राओं को संबोधित करें। आज के इंडक्शन प्रोग्राम में उपस्थित सभागार में सभी सम्मानित शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर में आपने इस बार महाविद्यालय में प्रवेश किया है। कुछ आपका टाइम टेबल आपको अलॉट हो चुका होगा। टाइम टेबल के साथ साथ आपने क्लासेस में जाना भी प्रारंभ कर दिया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इंडक्शन प्रोग्राम क्यों करना जरूरी होता है? क्योंकि आप महाविद्यालय की कुछ परंपराओं, यहाँ के आपके अपने प्राध्यापक गण से आप परिचित हो सके, महाविद्यालय की सामान्य शिष्टाचार की बातों को आपको बताया जाता है। इसके अलावा एकेडमिक में आपके कोर्सेज और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपके इस समय पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं, को करिकुलर है, इसके अलावा माइनर है, इंटरडिसिप्लिनरी मेजर्स हैं, वो सब आपने जो ऑप्ट किए हैं एडमिशन में, उन सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस पर विस्तार से जानकारी देने से पहले मैं सबसे पहले आपका परिचय आपके सभी प्राध्यापक गण से करा देती हूँ। यहीं से स्टार्ट करें मैम। डिपार्टमेंट वाइज मैं बोलूंगी तो वो सब टीचर्स स्टेज पर आ जाएं। इंग्लिश डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर पारुल जी विभाग अध्यक्ष हैं, डिपार्टमेंट इंचार्ज हैं, वो आजकल छुट्टी पर हैं। दो अन्य आपकी शिक्षिकाएं प्रोफेसर ममता उपाध्याय जी, प्रीति, गेस्ट फैकल्टी भी है आज उपस्थित, यहाँ पर आ जाए। आप हैं ममता उपाध्याय जी, सेकंड टू प्रोफेसर पारुल जी, प्रीति है जिनके पास एनएसएस भी है, इस समय नहीं है किसी वजह से, एनी स्टेफी, करीना एंड उस्मा, ये आपके टीचर्स हैं। आपको कभी भी कोई समस्या हो तो ये इंडक्शन का फायदा यही होगा कि आप इनसे तुरंत संपर्क करें। थैंक यू। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रीनू जी डिपार्टमेंट इंचार्ज है, एचओडी है, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर भी है, जिनके सौजन्य से आप इस कार्यक्रम में आज यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा कई इंपोर्टेंट पोर्टफोलियो मैम के पास है, जैसे आपकी राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक समिति है और भी कई चीजें हैं। तो ये सांस्कृतिक समिति चूंकि विभिन्न कार्यक्रमों में इन्वॉल्व रहती है, तो जो बच्चे एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, उनके पास गायक या इस तरह का कोई भी अच्छा टैलेंट होता है, उसको मैडम की पूरी गाइडेंस मिलती है। उन बच्चों को हम दिखा के स्टेज पे लेके आते हैं, जो विभिन्न कार्यक्रमों में एंकर का भी काम बच्चे करते हैं। प्रोफेसर रीनू जी, उसके बाद है प्रोफेसर अपर्णा जी, उसके बाद है डॉक्टर अंजलि जी, उनके बाद है डॉक्टर पूनम जी, आईपीएससी कोऑर्डिनेटर है कॉलेज की। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास है, कॉलेज की क्वालिटी को मेंटेन करने और उसको एनहांस करने से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है, विभिन्न समितियों के माध्यम से भी
और IQAC में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो सीनियर बच्चे होते हैं, कुछ UG के होते हैं, कुछ PG के होते हैं। उसके बाद है पूजा राजौरिया जी। आप भी हमारे गेस्ट फैकल्टी के रूप में विभाग में बहुत लंबे समय से कार्य कर रही हैं। आप सभी बच्चों के मार्गदर्शन के लिए हमारी शिक्षिकाएं हैं। थैंक यू सो मच मैम। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी इसके बाद सोशल साइंस डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी तैयार रहेंगे। फिलोसफी डिपार्टमेंट में पिछले 1 साल से हमारे पास ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर अंजलि जी ने, और उनके सहायक के साथ में डिपार्टमेंट में सहयोगी हैं ममता जी एज ए गेस्ट फैकल्टी। तो फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको पूरा जीवन दर्शन देता है, उसके लिए आपके पास हमारे सम्मानित शिक्षिकाएं हैं। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू ममता जी। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, सोशल साइंस डिपार्टमेंट, तालियां जरा जोर से बजनी चाहिए आपको। अन्नू रस्तोगी जी हैं, प्रोफेसर अन्नू रस्तोगी जी डिपार्टमेंट की इंचार्ज हैं। उसके बाद है प्रोफेसर मंजुला और प्रोफेसर अंजुला जी भी हैं, जो आज किसी कारण बस किसी DL पर है, प्रैक्टिकल लेने गई हैं कहीं। और रजनी जी CL पर हैं। और उसके बाद है शिवा, आपकी गेस्ट फैकल्टी के रूप में विभाग में है। आपके पास भी कई डिबेटिंग सोसाइटी की जिम्मेदारी है, कम्युनिटी सेल की जिम्मेदारी है अनु जी के पास। मंजू जी के पास भी कई आपके पास प्रोस्पेक्टस होंगे, उसमें देखिएगा। समीन में आपके पास भी कई पोर्टफोलियो हैं बहुत अच्छे जो स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते हैं। रजनी जी के पास है वुमेन प्रोग्रेसिव फोरम, जिसमें आपके वुमेन का पार्टिसिपेशन, उसके प्रोग्रेस के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जो बच्चे समाज में कहीं न कहीं जुड़े होते हैं उनको कॉलेज के प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करते हैं। तो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डिपार्टमेंट हिंदी डिपार्टमेंट, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, लेकिन मैं एक कमजोरी जो बच्चों की समझती हूँ, लेखन को और ज्यादा उत्कृष्ट आप करें। लेखन के कार्य में जितना आप लिखेंगे उतनी आपकी मातृभाषा पे, उसकी वोकैबुलरी पे पकड़ बनेगी। उसकी सहायता के लिए विभाग इंचार्ज के रूप में हमारे पास हैं प्रोफेसर कंचन जी, प्रोफेसर सुनीता जी आज नहीं हैं, छुट्टी पर है वो। स्वाति मिश्रा जी हमारे पास पिछले 1 साल से हैं। पूजा सरोज सेम टाइम, दोनों की ज्वाइनिंग है। सुजाता, डॉक्टर सुजाता हमारे पास है एज ए गेस्ट फैकल्टी, और डॉक्टर राशि। काफी टैलेंटेड लोग आपके पास हैं, बस आपको उठाना है फायदा, क्योंकि बच्चों की तरह आपको ट्रीट नहीं किया जाता महाविद्यालय में। महाविद्यालय में आपको इतनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता दी जाती है कि आप अपने डेवलपमेंट को खुद पहचान करके उसमें इन्वॉल्व हो। तो आपके पास हर विभाग में एक से एक टैलेंटेड टीचर हैं, बस आपको उनको कैच करना है, उनसे मार्गदर्शन जो देती है उसके अलावा लेना भी है उनसे। वो कैसे लेना है ये आपकी एबिलिटी पर निर्भर करता है, आपके अटेंडेंस पर निर्भर करता है। आप महाविद्यालय रोज आइए और कोशिश करिए 100% अटेंडेंस हो जब भी महाविद्यालय आए। जिस दिन टीचर छुट्टी पर रहेगी वो अटेंडेंस आपकी दूसरी जगह लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, क्योंकि अटेंडेंस के बेस पर हमारे यहाँ एक ट्रॉफी 20 साल से दी जा रही है, और जिन बच्चों की अटेंडेंस बहुत अच्छी रहेगी उनको हम सर्टिफिकेट भी सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस जिनकी अच्छी रहेगी उन बच्चों को देंगे।
और कोशिश ये करिए कि इंटरनल में जो आपके इंटरनल होते हैं उसमें 2 नंबर या 5 नंबर जो अटेंडेंस के होते हैं वो आप 100% सिक्योर करें। अगर आप क्लासेस में नहीं आएंगे तो आपको वो नंबर नहीं मिल पाएंगे, आपको पढ़ाई का कोई पैटर्न नहीं पता चल पाएगा, आप 3 साल पास करके पता चले जाएंगे लेकिन आपके पास कागज के अलावा कोई नॉलेज नहीं होगी। तो आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती बल्कि आपसे ये 100% उम्मीद की जाती है कि आप क्लासेस में अपनी 100% अटेंडेंस देंगे। खाली पीरियड है किसी वजह से, जैसे आज भी कई टीचर्स नहीं आए हैं, तो आप अपना वो समय लाइब्रेरी में दीजिए, अटेंडेंस कागज पे देके मैडम को दे दीजिए, अटेंडेंस लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप वो छुट्टी पर है तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आपकी अटेंडेंस 100% लगेगी। और आप उस समय का उपयोग लाइब्रेरी में बैठ करके अपनी किताबों को छानने में करें, दिमाग को वहां खर्च करें दिन में जब जिस समय आपका क्लासेस का खाली पीरियड होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है आपके लिए। बहुत सारे अपने करियर की अपॉर्चुनिटीज आपको इस डिपार्टमेंट में सीखने को मिलेगी, लेकिन फिर वही बात आती है बार बार कि सीख तभी पाओगे जब आपके अंदर वो जील होगी, वो इच्छा होगी। आपका मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हैं प्रोफेसर नीना बत्रा जी। एनईपी का, स्किल डेवलपमेंट का और इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजों का कार्यभार, बहुत महत्वपूर्ण कार्यभार मैडम के पास है। मैडम के पास इग्नू का भी पोर्टफोलियो है, उसके कई एग्जामिनेशन कमेटी का पूरा पोर्टफोलियो मैडम के पास है, रीनू जी के पास है। आप इसके बाद है छाया तेवतिया जी, प्रोफेसर छाया तेवतिया। आपको हमेशा गाइड करने के लिए बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहने वाली शैलजा जी, डॉक्टर शैलजा जी, डॉक्टर गीता रानी जी आईक्यूसी में इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ आपकी टेक्निकल चीजों को भी देखती हैं। महाविद्यालय में एलएमएस इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, वो लास्ट स्टेज पर ये देख रही हैं। उसके बाद आप एलएमएस से जुड़ेंगे और जो भी मैडम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसको हम सारे टीचर्स भी फॉलो करेंगे और बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो वो एलएमएस का मतलब होता है आपको एक ऐप के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों और शैक्षणिक चीजों से अवगत कराया जाएगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इन चीजों को चल रही है नीता जी और पल्लवी आपके पास है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, जो बहुत कर्मठ और हमेशा काम में, बच्चों के काम में विशेष तौर से लगी रहती हैं। थैंक यू सो मच मैम। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ एक काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर भी चलता है, जिसमें बच्चों के पास कोई भी व्यक्तिगत शिक्षा, कैरियर, परिवार, अपने साथी, पीयर ग्रुप से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वहां जाके आप किसी भी टीचर से बात कर सकते हैं। वो अलग कैबिन में बैठ करके आपसे बात करेंगे, आपकी समस्या भी गुप्त रखी जाएगी, आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। आपकी काउंसलिंग किसी भी समस्या से ग्रसित है, कोई सामाजिक समस्या है, कोई ऐसी समस्या है जिसे आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, आप विभाग की इन टीचर से शेयर कर सकते हो। नीलम जी नहीं आए, छुट्टी पर है। विभाग अध्यक्ष के रूप में, विभाग प्रभारी के रूप में है प्रोफेसर नीलम सिंह, जो आपकी चीफ डॉक्टर भी हैं। अक्सर आपकी मोबाइल ले लेती हैं और मोबाइल लेने का मतलब ये होता है कि आप चलते चलते भी मोबाइल, अगर कॉलेज में घुसते घुसते भी मोबाइल यूज कर रहे हो तो इसका मतलब कॉलेज में तो 100% आप मोबाइल पर रहने वाले हैं, इसलिए वो उसी समय जमा करा लेती है। 3 बजे आपको दे दिया जाता है जो भी प्रक्रिया है उसको अपनाने के बाद। तो जो बच्चा घुसते घुसते भी फोन इस्तेमाल कर रहा है तो उससे उम्मीद कैसे करें कि वो क्लास में चला जाएगा फोन के साथ, तो फोन के साथ ही रहेगा। तो बेहतर है फोन का एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, इस्तेमाल करें लेकिन सही इस्तेमाल करें, इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि हर वक्त आप इस पर रहो कि आपकी एनर्जी, आपकी आंखें, आपका समय, आपका सोच, आपकी क्रिएटिविटी सब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत देखना है, आप बिल्कुल देखिए चीजों को, उसको कोई मना नहीं है, लेकिन आप हर वक्त फोन पे, वीडियो पे, सेल्फी पे वो सब ना करें। वो आप 3 बजे के बाद फ्री होते हैं, 5 बजे तक भी कॉलेज खुला रहता है, 5:30 तक भी रहता है, उस समय पे करके जाइए खूब अपना।
लेकिन पढ़ाई के समय अगर आए हो तो पूरा समय अपने डिपार्टमेंट को दो, अपने क्लासेस को दो, अपने लाइब्रेरी को दो। बाकी आपको इंस्ट्रक्शन अगर कोई ऐसी मिल रही है डिपार्टमेंट या वहां, तो उस काम को वही पूरा करो फोन के माध्यम से, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके काम का भी है, लेकिन उसको इस्तेमाल वही और उन्हीं की गाइडेंस में आप करेंगे। महाविद्यालय में फोन लेके यहाँ वहां घूम के अपना समय खराब नहीं करें। फोन लेने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको इसके प्रति डिसिप्लिन सिखाया जाए, अनुशासन सिखाया जाए। हाई स्कूल तक और 12th तक पता नहीं बच्चों आपने किया नहीं होगा फोन यूज, लेकिन यहाँ आके आप ऐसी स्वतंत्रता ले लेते हैं कि उसका तो बस और ही छोर नहीं होता। तो उसको अनुशासित करिए, उसको सीखिए चीजों को। आपके पास है नीलम जी के बाद अनुराधा जी, वो भी छुट्टी पर है। क्या बात है मैम? ओके, उनकी तबीयत खराब है। उसके बाद है प्रोफेसर कुमकुम पारिक मैम, उनके पास भी काफी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है। आप एनआरआई ट्रेनिंग की इंचार्ज है, IQAC के मेंबर हैं और कई इनके पास एडमिशन में भी आप सब इनसे गुजरे होंगे, एडमिशन इंचार्ज हैं आपके। कोई भी समस्या हो एडमिशन से रिलेटेड वो मैडम ही सोल्व करती हैं। आगे भी अगर किसी की रह गई हो तो सब उन्हीं से संपर्क करेंगे आप। उसके बाद हैं डॉक्टर प्रियंका यादव, उसके बाद है चिंकी उपाध्याय, हमेशा रेगुलरली क्लास लेने वाले, बिल्कुल कोई क्लास इनकी मिस नहीं। अगर ये कॉलेज में हो तो कोई क्लास इनकी मिस नहीं होगी, लेकिन बच्चों की संख्या की ये हमेशा मुझसे आकर कहती है कि बच्चे क्लासेस में नहीं आते। तो जब टीचर अवेलेबल होता है तो बच्चे आपकी ओर से शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आप क्लासेस में नहीं जाते हो, तो नुकसान अपना कर रहे हो, हम अवेलेबल हैं। तो उसके बाद है सुनीता सिंह जी, आपके पास भी कई इंपोर्टेंट पोर्टफोलियो हैं जिनमें से रोवर रेंजर प्रमुख हैं। उसके अलावा कई और कमेटीज में मैडम आपके साथ काम करेंगी। थैंक यू सो मच मैम। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, अब आप 18 साल ऊपर हो गए हो तो सभी अपना वोट कास्ट भी करोगे। ऊपर बैठे वाले बच्चे भी सुन लें, ऐसा नहीं मैं नीचे वालों के लिए बोल रही हूँ, आप लोग के लिए भी बोल रही हूँ। तो जो इनके स्टूडेंट होंगे वो तो है ही नहीं, बाकी स्टूडेंट भी थोड़ी राजनीतिक परिपक्वता की ओर बढ़िए। जागरूकता से अगला स्टेज होता है राजनीतिक परिपक्वता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झांसे में ना आए, रियल चीजों का अपने टीचर से पता करें। तो व्हाट्सएप पे अनर्गल वीडियोस घूमते रहती हैं, वो आपके दिमाग को पॉल्यूट करती है। उनको देखने की बजाय सिर्फ शिक्षा से संबंधित और किसी चीज पर अगर आपको शंका है तो आप अपनी टीचर से संपर्क करें। इनमें राजनीति विज्ञान विभाग में प्रभारी के रूप में आपके समक्ष हैं डॉक्टर बबीता माझी, हमेशा बच्चों के प्रति समर्पित और उनको आगे बढ़ाने वाले। उसके बाद है ज्योति दुबे, उसके बाद है लक्ष्मी, उसके बाद है राखी और उसके बाद है गीता जी। आप सारा ही यंग स्टाफ है और मेरे ख्याल से आपको इनमें एक मित्र भी मिलेगा। तो आप एक मित्र को ढूंढते हुए एक शिक्षक के रूप में आप उनसे जितना ले सकते हैं ले लीजिए। थैंक यू सो मच मैम। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, जो ना केवल उसके सीखने वाले बच्चों के लिए बल्कि हम सब के लिए भी, कैसे तापमान चढ़ रहा है, कैसे हो रहा है, सर्दियां कैसे बदल गई, बारिश कैसे बदल गई, पैटर्न कैसे चेंज हो गया, तो सामान्य ज्योग्राफी सब बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आप हैं प्रोफेसर दीपशिखा जी, HOD और विभाग प्रभारी के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं और मैम हमेशा बच्चों को बहुत अच्छे से प्रमोट करती हैं। उसके बाद है शैल वर्मा, आप भी अपने विभाग में हमेशा तत्परता से लगे रहते हैं। उसके बाद है संगीता जी, MA की फैकल्टी है। उसके बाद है दिव्या जो MA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, एज वेल एज BA के बच्चों के लिए भी हमेशा अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। एक और है आपके यहाँ सुषमा, डॉक्टर सुषमा गौड़। तो आप सभी आपके गाइडेंस के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं
आप जितना हो सके उतना अपने टीचर से लीजिए, क्योंकि ये पहला साल ऐसा है जिस तरह की आदतें आप अपने अंदर विकसित कर लोगे वैसे ही लंबे समय तक चलेंगी। कोई यहाँ पर 5 साल रहेगा, कोई आगे भी रिसर्च भी कर सकता है। तो जितना आप इस समय अपने आप को एनरिच कर लेंगे महाविद्यालय के कल्चर, अपने एकेडमिक्स के प्रति, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। संस्कृत डिपार्टमेंट। संस्कृत सब भाषाओं की जननी। जिन बच्चों के पास अभी संस्कृत है, हालांकि कम एडमिशन लिए, कम ऑप्ट किया बच्चों ने, लेकिन जिनके पास है वो उसको तन्मयता से पढ़े। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन यह है कि आप अपने टीचर से उसको कैसे आप ले पाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको गाइडेंस करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं प्रोफेसर पूनम लखनपाल जी, प्रभारी और अध्यक्ष के रूप में, डॉक्टर अंजू रस्तोगी जी, डॉक्टर उपासना जी आज छुट्टी पर है, और आपके पास है गेस्ट फैकल्टी के रूप में निश्चित। आपके सभी टीचर्स हमेशा क्लासेस के लिए भी, वैसे भी हर चीज के लिए अवेलेबल हैं, बशर्ते आप अपनी उपस्थिति दें, जो कि समय तो आपको भी देना होगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट। ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। आप लोगों ने क्लासेस में जाकर के देख भी लिया होगा कितना इनरिच है, कितनी अच्छी कलाकृतियां वहां पर सिखाई जाती हैं, और पूरा डिपार्टमेंट ही डेडिकेटेड है बच्चों के लिए और कला के प्रति। चाहे बच्चों को किसी भी प्लेटफॉर्म पर भेजना हो, ये हमेशा तत्पर रहते हैं। अर्चना जी विभाग प्रभारी के रूप में है, और इसके अलावा कई और पोर्टफोलियो भी उनके पास हैं, आज छुट्टी पर है वो। उसके बाद है नाजिमा जी, पूरी तरह बच्चों के लिए समर्पित, महाविद्यालय के हर प्रोग्राम में शामिल रहने वाली ड्राइंग डिपार्टमेंट की हैसियत से, क्योंकि बिना साज सज्जा के आपका कोई कार्यक्रम संपन्न ही नहीं होता है, तो उस दायित्व को ड्राइंग के पूनम लता जी संभालती हैं, सारे ही संभालते हैं, पूरा सब संभालते हैं। पूनम लता जी हैं, डॉक्टर पूनम लता जी, आप मीडिया प्रभारी भी हैं, और महाविद्यालय की सारी न्यूज इनके माध्यम से जाती है। इसके अलावा आपको डिपार्टमेंट में पूरा सहयोग और बच्चों के साथ खड़े रहने वाले सारे टीचर हैं। उसके बाद है गरिमा कुमारी, आपके दोस्त के रूप में भी है, यंग जनरेशन है, आपसे कुछ ही बड़ी है, तो आप ये समझिए कि आपके आइडियल आपके सामने खड़े हैं। इनसे आप किसी भी तरह की गाइडेंस, किसी भी तरह का सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद है हिना यादव जी, इनका भी बहुत अच्छा काम है ड्राइंग में, और आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा गाइडेंस का कार्य करती हैं। क्लास के अलावा बता रही हूँ मैं, क्लास में तो होता ही है सब चीजें। उसके अलावा शबात है हमारी कोमल अनुराधा, शबात नहीं, शबात ने इस साल लीव कर दिया है, कोमल हमारे साथ है गेस्ट फैकल्टी के रूप में। आप सभी महाविद्यालय में आप जगह जगह जो पेंटिंग्स देखते हैं, इसी डिपार्टमेंट के बच्चों ने बना करके तैयार की है, और इस डिपार्टमेंट में काफी पोटेंशियल है कैरियर के रूप में, और अपना समाज को और अपनी पहचान बनाने के लिए आपके पास काफी अपॉर्चुनिटी है, उसको आप अभी से क्रैक करना शुरू करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, प्रोफेसर सोनिका चौधरी जी आज लीव पर हैं, वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन विभाग के प्रभारी और विभाग अध्यक्ष के रूप में वो अवेलेबल हैं। और क्रिएटिविटी और बच्चों को जोड़े रखना, बच्चों से सारी चीजें करवा के देखना, उनके लैब में जो पौष्टिक और
बिना किसी फूड प्रोसेसिंग के जो चीजें तैयार होती हैं बहुत उच्च क्वालिटी की होती हैं। इसके अलावा सिलाई सेंटर भी हमारे यहाँ एक चल रहा है जिसमें बहुत नॉमिनल फीस पर बच्चों को, कितनी फीस है इसकी, सिलाई सेंटर पर जो बच्चे सीखते हैं उनकी 500 पर मंथ फीस है। वो स्किल कोर्स के रूप में भी है और वैसे भी बच्चा पूरा सीखना चाहे तो वहाँ एक ट्रेनर भी है। वो सिलाई में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे अगर बनाना चाहते हैं तो वो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करें, क्योंकि ये आपके पास स्किल के रूप में भी है और पूरे समय भी सीखने के लिए है। अगर आप उसमें सीखना चाहते हैं अपने आप को इनरोल अवश्य करें। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी भी डंप नहीं होता, किसी भी टाइम में कहीं भी रिसेशन हर उसमें आ सकता है। कपड़े और सिलाई के उद्योग में कभी भी रिसेशन नहीं आए, तो इसको बच्चे अपने कैरियर के रूप में अवश्य देखें होम साइंस के। दूसरी हैं हमारे फैकल्टी ममता कुमारी जी जो आपके समक्ष हैं, छाया मलिक उसके बाद है, हिमाक्षी, नाम ऐसे लिखे हुए, हिमाक्षी कौशिक आपके पास है और हिमानी जी आपके पास है। बहुत ही कर्मठ डिपार्टमेंट है, हमेशा बच्चों के साथ प्रैक्टिकल लैब के अलावा भी हर गतिविधि में इन्वॉल्व रहता है। कॉलेज के हर काम में इनका योगदान बहुत अच्छा है सभी का। थैंक यू सो मच मैम। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट महाविद्यालय के बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करने वाला ये डिपार्टमेंट है, जिसको भावना जी हमेशा अपने मुस्कुराहट के साथ संभालती हैं। प्रोफेसर भावना जी आप इंचार्ज हैं। हमारे पास है कोच के रूप में शशांक जी हैं अवेलेबल। मैम आपके फिजिकल एजुकेशन को बढ़ाने के अलावा कॉलेज के पूरे स्पोर्ट्स को भी देखती हैं। बहुत सारे इनके बच्चे ऐसे हैं जो ओपन में भी और यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी खेलने जाते हैं और प्राइज लेकर के आते हैं। ये महाविद्यालय के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा अभी मैम ने एक इनिशिएटिव भी लिया है कि जो आप जिस भी खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप मैम को वो नाम जरूर दें। आपको वो प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएंगी, गाइडेंस भी देंगी, आगे भी बढ़ाएंगी। हमारे यहाँ बास्केटबॉल का इंटर कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी की तरफ से होने जा रहा है, उसमें भी जो बच्चे अच्छे होंगे, वैसे तो टीम हमारी प्रैक्टिस कर ही रही है, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी तैयारी कर सकते हो। मैम से संपर्क में रहकर कॉलेज को स्पोर्ट्स में आगे ले जाने का काम मैम ने बहुत अच्छे से निभाया है और उसमें हमारे पूरी तरह से टेक्निक, क्या कहना चाहिए, प्रशिक्षण उतना तो नहीं जितना प्रोफेशनल होता है, लेकिन जितना भी महाविद्यालय से बल पड़ता है उस प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं शशांक जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। म्यूजिक डिपार्टमेंट, music department is the ornamental department of the college with drawing department. म्यूजिक के बिना हम लोग की लाइफ बड़ी निरस हो जाती है। म्यूजिक को किसी भी रूप में सुने, इंस्ट्रूमेंट के रूप में सुने, गाकर सुने, भजन करके सुने, भक्ति में रहें, किसी भी लेवल पर हम म्यूजिक का जब अपने जीवन में समावेश करते हैं तो वो आपके जीवन को केवल प्रफुल्लित करता है बल्कि नई ऊर्जा से भी आपको भर देता है। इस विभाग को पिछले साल अभी तक संभाल रही थी सुमन शर्मा जी, बहुत अच्छे से इस साल को सेवानिवृत्त हो गई हैं। इस समय आपके पास एचओडी के रूप में हमारे पास हैं डॉक्टर किरण शर्मा जी, बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ कार्य कर रही हैं। स्वाति शर्मा जी आपके पास देखा ही होगा गांधी जयंती के प्रोग्राम में भी, और सारे यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोग्राम्स में बच्चे जाते हैं या महाविद्यालय में यूथ फेस्टिवल में किसी भी प्रोग्राम में म्यूजिक के बच्चों की जो होती है उनको संगत देने का काम, उनके साथ खड़े रहने का काम स्वाति जी करती हैं। अमिता जी हैं, उसके बाद सुमन है ना, डॉक्टर सुमन जी हैं आपके पास, शालिनी आपके पास है, महक है, अंजलि जी हैं, और हमारे
सुमन शुक्ला, हाँ वो बता दीजिए। हेमंत शुक्ला जी हमारे तबला वादक के रूप में है और हमारी म्यूजिक की बैकबोन है, क्योंकि बिना इनका संगत दिए कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। आपका शायद नहीं पता है, ओके। आप पूरा म्यूजिक डिपार्टमेंट, आपकी इंस्ट्रूमेंट की स्पेशलाइजेशन है सबके पास अलग अलग। जो भी बच्चे इनके पास अभी तक नहीं पहुंचे होंगे उन्हें पहुंच के लगेगा कि कितना अच्छा डिपार्टमेंट है। आप पूरा दिन वहां बैठ करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने टैलेंट को उभार सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से बीए के 17 डिपार्टमेंट सभी कवर हो गए हैं, कोई छूट तो नहीं गया ना? कंप्यूटर, ओके, हाँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट। कंप्यूटर डिपार्टमेंट मीना जी विभाग प्रभारी के रूप में हमारे साथ हैं और कंप्यूटर डिपार्टमेंट की सारी जिम्मेदारियां टेक्निकल रूप से देखना, बच्चों का सारा कराने का काम नीना जी देखती हैं। आप पढ़ाने का जो काम देखते हैं हमारी वंदना अग्रवाल जी देखती हैं। बाकी फैकल्टी भी है, श्वेता छुट्टी पर है, वो भी आपके पास कंप्यूटर डिपार्टमेंट में आपके टीचर के रूप में अवेलेबल है। कंप्यूटर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, हालांकि बच्चे थोड़ा सा फीस की वजह से उसको ऑप्ट नहीं करते शुरू में, क्योंकि उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं पता होता। आगे जाके आप कोई भी करियर अपनाएं, सिलाई का अपनाएं, घर का अपनाएं, टीचिंग का अपनाएं, बिना कंप्यूटर के कहीं है ही नहीं कुछ भी। आपको बेसिक चीजें उसी के माध्यम से करनी होंगी और उसकी सहायता के बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। ये डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं कि कुछ स्किल्ड के माध्यम से जो कंप्यूटर कोर्सेज चल रहे हैं आप उसको ऑप्ट कर लें अगर मेन सब्जेक्ट नहीं लिया है, ताकि आप कंप्यूटर में थोड़े बहुत पारंगत हो जाएं, उसको आगे फिर एनहांस कर लें। दूसरी हमारे कई NIIT और दूसरे भी कंप्यूटर, दूसरा एप्टेक का भी चल रहा है, 2 सेंटर हमारे पास चल रहे हैं। तो जो बच्चे और प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने आप में अपनी इस शिक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। वीवो में यौगिक साइंस और ACP मंजू जी वीवो के नहीं है, वीवो का और कोई फैकल्टी है यौगिक साइंस? ACP की कोई फैकल्टी? उनको सोचना नहीं, बच्चे बैठे हैं ACP यौगिक के कोई? है कोई बच्चा बी यौगिक साइंस और ACP का? उसको हम बीओ के साथ कॉमर्स के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज के रूप में 3 ईयर डिग्री के रूप में है अप्लाइड क्लिनिकल साइकोलॉजी 3 ईयर डिग्री कोर्स है, और यौगिक साइंस जो योगा में 3 ईयर डिग्री कोर्स है। इसमें मंजू जी संभाल रही हैं योगा को और नीलम सिंह जी संभाल रही हैं ACP को। यहाँ की फैकल्टी वो बच्चों को योगा में पारंगत भी करते हैं और साथ साथ उनको 3 ईयर डिग्री में प्राध्यापक और पढ़ाने का कार्य भी करती हैं। क्योंकि बच्चे भी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए फैकल्टी के नाम में इस समय नहीं लूंगी, प्रोस्पेक्टस में सब मालूम है। फैकल्टी का इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से हो गया, कोई रह गया? कौन? मैम कह रही है फैकल्टी का इंट्रोडक्शन हो गया। फैकल्टी का तो जरूर हो गया, पर जो फैकल्टी के साथ साथ जो इस कॉलेज की लीडर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका परिचय भी दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और इस परिचय को देने के लिए मैं हिंदी विभागाध्यक्षा डॉक्टर कंचनपुरी जी से आग्रह करूंगी कि वो डायस पर आए और आपको प्राचार्य महोदया के बारे में बताएं।
रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज के इस विशाल प्रांगण में छात्राओं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी बहुत सारे सपने संजो कर इस प्रांगण में आए हैं। आपके सपने निश्चित रूप से साकार होंगे, क्योंकि जब इस प्रांगण का, इस ज्ञान मंदिर का मुखिया इतना कर्मठ है, इतना लगनशील है, दृढ़ निश्चयी है, तो निश्चित रूप से सपने तो साकार होंगे। तो बच्चों, सबसे अधिक जो परिवार का कार्य होता है वो मुखिया का होता है। और एक बार मैं चाहती हूँ कि हमारे इस महाविद्यालय परिवार की मुखिया, हम सबकी प्रिय आचार्य प्रोफेसर निवेदिता जी के लिए जोरदार ताली। आप बहुत कर्मठ, लगनशील हैं। जिस चीज को आप कह देती हैं उसको हर तरह से पूरा करने का प्रयत्न करती है। मैं ये कहूंगी कि आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या अगर है, और आपने देखा भी होगा कि आपकी कोई भी समस्या होती है, आप उनके पास लेकर जाते हैं और निश्चित रूप से उस समस्या का आपको समाधान मिल जाता है। बस आपको उनके पद के अनुसार, उनके कहे अनुसार चलोगे तो निश्चित रूप से सफल होगे, रुकना नहीं है। 2 लाइनें आप लोगों के लिए कि होकर मायूस नायूस शाम से ढलते रहिए, होकर मायूस नायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी घोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। और अब हम सब मिलकर के अपने प्राचार्य जी को और उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आप लोगों के लिए संयोजन किया। थैंक यू, थैंक यू। मुझे एक चीज और आप लोगों से शेयर करनी है कि महाविद्यालय में परीक्षाएं जब होती हैं, एक तो आपका काउंटर बना हुआ है जिस पर आप अपना बैग डिपॉजिट कर देते हैं। अपने पैसे और मोबाइल की जिम्मेदारी महाविद्यालय नहीं लेता है। आप क्लासेस में भी प्रैक्टिकल अगर हो रहे हैं तो आप क्लास के बाहर भी कुछ बैग्स रख देते हैं, तो उनमें भी पैसे और मोबाइल ना छोड़िए। कोशिश करें कि वो सब एक उसमें हो, बैग में अपना ट्रांसपेरेंट किट में हो, और वो विभाग में अंदर किसी मैम से रिक्वेस्ट करके वो आपका अरेंजमेंट कर देंगी। उन चीज़ों को वहाँ रखा जा सकता है, या साइलेंट करके अपनी पॉकेट में डालिए। अभी पिछले दिनों एक घटना हुई साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, एक लड़की आई 65,000 का मोबाइल लेकर। आप सोच सकते हो 65,000 का इस कॉलेज की फैकल्टी नहीं इस्तेमाल करती हैं, जो कि इतनी एक्सपीरियंस है और इतने हाई लेवल पर हैं एकेडमिकली। तो जो वो इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसको किसी एक बच्चे ने ले लिया और फिर उसके बाद पुलिस भी आई। 2 दिन समय हमारा खराब हुआ, पूरा ऑफिस डिस्टर्ब रहा। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, आप लोग इसको पहले से ही अपना सचेत रहें। अपना मोबाइल और पैसे की जिम्मेदारी महाविद्यालय नहीं लेगा, आप उसके लिए खुद की पॉकेट में साइलेंट करके रखिए एग्जाम जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें। अदरवाइज एग्जाम में आप काउंटर पे अपना, प्रैक्टिकल में भी काउंटर पे जमा करें, उसमें भी सुनिश्चित कर लें कि वो रैप करके अलग से मोबाइल रखता है, जिससे आपके मोबाइल की सुरक्षा बनी रहे। अदरवाइज कोशिश करें उस दिन ना लाएं तो बेहतर है। ये मुझे आपसे शेयर करना था। दूसरा, एक सामान्य शिष्टाचार के अंतर्गत आपके टीचर्स अगर बीच में से गुजर रही हैं तो बच्चे, अगर आपकी नजर पड़ती है तो सामान्य शिष्टाचार कहता है आप साइड हो जाए। अक्सर हम लोग जाते हैं, बच्चे खड़े रहते हैं, मोबाइलों में लगे रहते हैं, वो ध्यान भी नहीं देते टीचर साथ से गुजर गई पास से। तो इन सामान्य शिष्टाचार जो आपके अंदर है, आप सीख करके आए भी हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान रखिए। कॉलेज का माहौल भी बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। इसके अलावा अब और ज्यादा चीजें हम लोग एक चीज पर और कार्य कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज की NRIF रैंकिंग में अप्लाई करता है कॉलेज।
नेशनल रैंकिंग होती है कॉलेजेस की, तो उसमें रैंकिंग में अप्लाई करने के लिए जितने क्राइटेरिया हैं वो हमारे कॉलेज के स्तर से भरा जाता है, लेकिन एक उसमें क्राइटेरिया होता है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में लगभग 1.5 लाख लोगों को NIL की तरफ से ईमेल भेजे जाते हैं और कॉलेज के बारे में उनसे पूछा जाता है। तो अब हमें नहीं पता होता 1.5 लाख कौन लोग होंगे वो, और कॉलेज को उसके क्षेत्र में यूपी में सब जानते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर हो सकता है कोई ना भी परिचित हो। तो उन तक पहुंचने का रास्ता हमारे पास, और ये पीयर रिव्यू डाला भी इसीलिए गया है कि वो रास्ता है हमारे पास सोशल मीडिया का। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपके काम का है, लेकिन इसका मिसयूज मत करिए, काम का भी बहुत है। उस सोशल प्लेटफॉर्म पे कॉलेज की एक फेसबुक पेज है जिसमें आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो वो एक्सेप्ट होगी। इसके अलावा हमारा कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, काफी बच्चे उससे परिचित हो गए होंगे, नहीं हो गए हो तो RGPG के नाम से निकालेंगे, उसमें बहुत सारी वीडियो निकल गया है, रेड कलर का लोगो लगा हुआ है। उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन दबाइए, क्योंकि कॉलेज के सारे प्रोग्राम उस पर अपलोड किए जाते हैं। जो लाइव होते हैं उसको चला करके आप उसको छोड़ दीजिए उस समय, इससे कॉलेज का वॉच टाइम बढ़ता है, पीयर रिव्यू ग्रुप इनरिच होता है, जिससे आपके कॉलेज की रैंकिंग में मदद मिलेगी। तो मेरी जितने भी हमारे चीफ प्रॉक्टर्स हैं उनसे यही अपील होगी कि टेक्निकल सेशन के बाद वो बच्चों से यही उसको मोबाइल पर सब्सक्राइब करा दें, ताकि वो जान जाए कि हमारे कॉलेज का यही चैनल है और उसमें पिछले सालों के कई एकेडमिक प्रोग्राम लेक्चर भी पड़े हुए हैं, ड्राइंग डिपार्टमेंट के हैं, होम साइंस के हैं, साइंस के हैं, कल्चरल प्रोग्राम हैं। उनको अगर आप थोड़ा समय निकाल करके अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके महाविद्यालय का स्तर कितना ऊंचा है। और वो ऊंचा किस वजह से है? क्योंकि यहाँ के बच्चे टैलेंटेड हैं, यहाँ के टीचर्स टैलेंटेड हैं। हम पहला श्रेय आपको ही देंगे, क्योंकि बच्चे टैलेंटेड ना निकल करके आए तो प्रोग्राम हम किससे कराएंगे? आप ही सब कॉलेज की जान हैं, आप ही कॉलेज की रीढ़ हैं, और आप ही के लिए हम यहाँ अवेलेबल हैं। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके आप अपने आगे के पथ पर अग्रसर हों। महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी के लिए यही शुभकामनाएं हैं। आगे के टेक्निकल सेशन NEP और उसके कोड, विषय कोड, आपके सब्जेक्ट की पूरी जानकारी देने के लिए नीना बत्रा जी को आ रही हैं। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद मैम। अब मैं प्रोफेसर नीना बत्रा जी को आमंत्रित कर रही हूँ, वो NEP के विषय में आप सबके समक्ष अपने जितनी भी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए वो आपके समक्ष रखेंगे। एक बार पुनः इस विद्यालय सभागार में आप सभी का स्वागत है। सितंबर के फर्स्ट वीक से आपकी क्लासेस लगभग सभी विषय की स्टार्ट हो चुकी हैं। महाविद्यालय को आपने खूब अच्छे से समझा, जाना, लेकिन NEP 2020 को विस्तार से समझाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको NEP 2020 के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊं। और मेरा निवेदन है आप सभी से कि जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये सोच के मत बैठिएगा कि अरे फिर कभी पूछ लेंगे। जो कुछ सवाल हैं, जो कुछ कंफ्यूजन है, जो समझना है, बहुत अच्छे से समझें। जब इस ऑडिटोरियम से बाहर जाएं तो इतने कम प्रश्न, इतना कम कंफ्यूजन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत महसूस ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कहीं कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कभी भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आकर 1 से 3 के बीच में आप मुझसे अपने कंफ्यूजन जो है वो दूर कर सकते हैं। तो आज के इस इंडक्शन प्रोग्राम में NEP 2020 को समझाने के लिए जो पहली स्लाइड है उसमें मैंने आपको जितने भी आपके कोर्सेज हैं और उनके जो क्रेडिट हैं उसको बताने का प्रयास किया है।
जब आपका एडमिशन हुआ था तो आपकी फी लिस्ट पर मेजर, माइनर, स्किल और को करिकुलर ये चीज़ें आपको एडमिशन कमेटी ने आपको दी थी। तो सबसे पहले हम मेजर को डिस्कस करते हैं, मेजर विषयों को डिस्कस करते हैं। अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक अगर आप देखेंगे, यानी बीए के प्रथम वर्ष में और सेकेंड ईयर में आपको तीन मेजर कोर्स जो है वो ऑप्ट करने हैं। अभी जो आपका एडमिशन हुआ, आप सभी बच्चों ने 3 पेपर लिए हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जो भी आप कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप थर्ड ईयर में आएंगे, यानी 5th सेमेस्टर में आएंगे, ध्यान रखिएगा कि आपको 5th सेमेस्टर में आते ही 3 मेजर कोर्सेज में से एक मेजर कोर्स जो है वो आपको छोड़ना होगा। आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहें कि सपोज आपके पास हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स है और अगर आपको लगता है 2 साल पढ़ने के बाद मुझे हिंदी में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप हिंदी पेपर को छोड़ दीजिए, विषय को छोड़ दीजिए। तो 5th सेमेस्टर में आपके पास 2 सब्जेक्ट रह जाएंगे, एक इंग्लिश और एक इकोनॉमिक्स। तो आपको ये मेजर सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी हो गई, ठीक है। जब आप माइनर की तरफ जाते हैं तो माइनर सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में आपने माइनर को ऑप्ट करना है। यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर ले लिया तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको माइनर नहीं देना है। यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं भरा है किसी वजह से, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, नहीं देना चाहते, तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हुए आप माइनर पेपर के सामने जो कॉलम आएगा उसमें लिख दीजिएगा नन, NONE, नन। क्यों? क्योंकि अब आप उसको सेकेंड सेमेस्टर में ऑप्ट करेंगे। तो ये आपके लिए चॉइस है माइनर के लिए, आप फर्स्ट में लेना चाहें ले लीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सेकेंड सेमेस्टर में माइनर पेपर देंगे। इसी तरह जब आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के किसी एक सेमेस्टर में आपको माइनर पेपर देना है। तो ये क्लियर हुआ। लेकिन जब हम 5th और 6th सेमेस्टर में आते हैं तो आपको माइनर पेपर कोई भी आप उसको ऑप्ट नहीं करेंगे। तो इतनी बात क्लैरिटी हो गई। अब चलते हैं स्किल कोर्सेज के बारे में। तो स्किल कोर्सेज भी आपको 4 सेमेस्टर में करना है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में स्किल कोर्स का कोई भी ऑप्शन बच्चों के लिए नहीं। फिर हम चलते हैं को करिकुलर की तरफ। को करिकुलर पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर में आपको ऑप्ट करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th। उसके बाद आते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट। ना तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन चारों सेमेस्टर में आपके पास 3 मेजर पेपर हैं। लेकिन जब आप 5th और 6th सेमेस्टर में आते हैं तो आपके पास सिर्फ क्या है, 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट के साथ आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करना होगा। आपको 5th सेमेस्टर में भी और 6th सेमेस्टर में भी करना होगा। एक चीज यहाँ पर और बताना चाहूंगी, जब आप 5th सेमेस्टर में आएंगे आप 2 पेपर लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप इंग्लिश और इकोनॉमिक्स रखना चाहते हैं, तो बेटा इंग्लिश के भी 2 पेपर होंगे और इकोनॉमिक्स के भी 2 पेपर होंगे। तो यानी 4 पेपर होंगे आपके, इंग्लिश के 2 और इकोनॉमिक्स के। अब इनका क्रेडिट सिस्टम देखते हैं। अगर आप इसमें सामने देखें तो मेजर पेपर का जो है वो क्रेडिट जो है वो 6 क्रेडिट है एक मेजर पेपर के लिए। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास 3 मेजर पेपर हैं। 3 मेजर पेपर का मतलब 6 + 6 + 6 तो 18 क्रेडिट। इसी तरह सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे तो 3 मेजर पेपर हैं, 6 + 6 + 6 18। इसी तरह थर्ड और फोर्थ में भी मेजर पेपर के क्रेडिट जो है वो 18 18 18। लेकिन जब हम 5th सेमेस्टर में आते हैं और 6th में आते हैं तो आप उस पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए 5, क्योंकि 2 पेपर हैं, एक पेपर का क्रेडिट है 5। तो इंग्लिश के 2 पेपर 5 + 5 10, इकोनॉमिक्स के 2 पेपर 5 + 5 10। तो यानी 5th सेमेस्टर में जो 2 पेपर आप पढ़ेंगे मेजर, उनका जो क्रेडिट होगा वो 20 होगा। इसी तरह यही चीज 6th सेमेस्टर में भी अप्लाई होगी। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम माइनर की तरफ चलते हैं। 2 साल में 2 ही माइनर करने हैं और उनका जो क्रेडिट
2 साल में 2 ही माइनर करने हैं और उनका जो क्रेडिट है वो है 4। ठीक है, देखिए 1:4, तो यानी एक माइनर पेपर फर्स्ट ईयर में 4 क्रेडिट का, और उसी तरह जब सेकेंड ईयर में एक माइनर पेपर पढ़ेंगे तो उसका जो क्रेडिट है वो भी 4 है। अब हम चलते हैं स्किल कोर्सेज की तरफ। आपको 4 सेमेस्टर में स्किल कोर्स करना है, तो चारों का जो क्रेडिट है वो है 3। पहले सेमेस्टर में 3 क्रेडिट, दूसरे सेमेस्टर में 3 क्रेडिट, तीसरे सेमेस्टर में 3 क्रेडिट और चौथे सेमेस्टर में 3 क्रेडिट। आपको 5वें और 6ठे सेमेस्टर में स्किल कोर्स लेना ही नहीं है। अब हम चलते हैं को करिकुलर की तरफ, जो आपको पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर में ही ऑप्ट करना है, और इनका जो क्रेडिट है आपका, इसका कोई क्रेडिट नहीं है। क्यों? क्योंकि को करिकुलर जो है वो क्वालिफाइंग कोर्स है, लेकिन पास होना जरूर है। अगर आप किसी वजह से मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग कोर्स में नहीं लेकर आ सके तो आपको आपका रिजल्ट जो है वो रुकेगा और आपको इसकी बैक परीक्षा जो है देनी है। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट ईयर करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को यदि हम मिला दें तो आपका फर्स्ट ईयर होता है। तो अगर आप उसके क्रेडिट जोड़ेंगे तो आपको 46 क्रेडिट मिलेंगे आपके फर्स्ट ईयर में। जब आप दूसरे साल में आएंगे तो जितने कोर्सेज आप करेंगे, जिसमें मेजर भी है, माइनर भी है, स्किल भी है, को करिकुलर भी है, तो उसका जो टोटल आपके पास आएगा वो भी 46 ही आएगा। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में आएंगे, 5th और 6th सेमेस्टर करेंगे, तो चूंकि रिसर्च वाला पेपर क्वालिफाइंग है, सिर्फ उसे पास करना है, उसका कोई क्रेडिट नहीं है। एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, पूरा आपको एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना है, पर वो चूंकि क्वालिफाइंग है तो उसको हम यहाँ क्रेडिट ऐड नहीं कर रहे हैं। तो 5th और 6th के जो क्रेडिट हैं वो आपके 20 हैं, टोटल मिलाकर 40 हैं। तो तीनों साल जब करेंगे आप, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो 132 क्रेडिट लेने के बाद आपको टीए की डिग्री मिलेगी। ठीक है, अब किसी वजह से यदि कोई स्टूडेंट, मैं क्या बता रहा हूँ, फाइनल ईयर में जब आप आएंगे, 5th और 6th सेमेस्टर में आएंगे, मैंने आपसे यहाँ लिखा होगा रिसर्च प्रोजेक्ट, और आपके पेपर हैं 2, क्योंकि आप हिंदी छोड़ चुके हैं। आपने कौन से 2 पेपर लिए हुए हैं? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, या आपकी चॉइस है इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में से रिसर्च प्रोजेक्ट किसी एक पेपर का लेंगे आप, दोनों का रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं लेना है। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश में प्रोजेक्ट कर लीजिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है कि आप छोटा छोटा प्रोजेक्ट करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट लीजिए। तो प्रोजेक्ट ये ध्यान रखना है, 5th और 6th सेमेस्टर में दोनों मेजर में से किसी एक में आपको प्रोजेक्ट लेना है। यदि आप फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं किसी कारणवश, वैसे तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यदि आप किसी वजह से छोड़ना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री मिलेगी। ठीक है, यदि आप 2 साल के बाद अपने छोड़ना चाहते हैं किसी वजह से पढ़ाई, तो आपको डिप्लोमा कोर्स की डिग्री मिलेगी। और यदि आप 3 साल पूरे करने के बाद कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन यानी बीए की डिग्री है वो मिलेगी। तो अब आप ये मुझे बताइए कि आपको मेजर, माइनर, स्किल और को करिकुलर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या आप सभी को क्लैरिटी है? बताइए। वैसे तो बहुत सिंपल भाषा में आपको बताया गया है। पहले साल में 3 मेजर पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में 3 मेजर, तीसरे सेमेस्टर में 3 मेजर, चौथे सेमेस्टर में 4 मेजर, और 5वें और 6ठे में आपको 2 लेने हैं। माइनर पहले साल में 1, दूसरे साल में 1, खत्म। स्किल कोर्स पहले साल में 2, दूसरे साल में 2, 5th 6th में नहीं लेना है। और को करिकुलर आपको पहले साल में 2, दूसरे साल में 2, तीसरे साल में 2 करने हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे आकर पूछ सकते हैं, पर मैंने फिर भी आपसे ये कहा है, ये ध्यान रखिएगा, समझ के यहीं जाना है। ये मत सोचिएगा अरे बैठे हैं फिर मैडम से कभी फिर पूछ लेंगे, बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये जितनी 6 स्लाइड हैं इसको कंक्लूड करके मैंने एक प्रेजेंटेशन टेबल के फॉर्म में मैंने बनाया था। अब है हाउ टू चूज मेजर पेपर्स। वैसे तो आप सभी चूज कर चुके हैं, तो इसके 2 ऑप्शन हमारे पास आते हैं। यदि आपने तीनों मेजर पेपर अपनी स्ट्रीम से लिए हैं, मतलब अपनी स्ट्रीम से ले सकते हैं,
बट यदि आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे आपने लिया हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स, एक ऑप्शन ये हो गया, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 मेजर पेपर तो आप अपनी स्ट्रीम से ले लीजिए, ठीक है, और तीसरा मेजर पेपर या तो आर्ट्स में चले जाएंगे या आप कॉमर्स में चले जाएंगे, सॉरी, या आप साइंस में चले जाएंगे या आप कॉमर्स में चले जाएंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे पहला ऑप्शन हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स, लेकिन दूसरा ऑप्शन हिंदी इंग्लिश कॉमर्स या हिंदी इंग्लिश साइंस का कोई भी आप पेपर लेते हैं, फिजिक्स लीजिए, मैथ्स लीजिए, बॉटनी लीजिए, जोलॉजी लीजिए, केमिस्ट्री भी पेपर जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। पर मुझे ये लगता है कि यहाँ में जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी के पास जो मेजर पेपर होंगे वो आर्ट्स के ही होंगे। बहुत रेयर स्टूडेंट ऐसा होगा, परसेंटेज इतनी कम होगी कि जिसमें आपने 2 अपनी स्ट्रीम के प्लस 1 दूसरी स्ट्रीम से मेजर पेपर जो है वो ऑप्ट किया होगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, हाउ टू चूज माइनर पेपर। पहला ऑप्शन, यदि आपने तीनों मेजर पेपर अपनी स्ट्रीम से लिए हैं तो माइनर पेपर आपको साइंस या कॉमर्स से लेना होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा ऑप्शन, यदि आपने 2 मेजर पेपर अपनी स्ट्रीम से यानी हिंदी इंग्लिश और तीसरा आपके पास है फिजिक्स, तो आपको माइनर पेपर फिर अपनी स्ट्रीम की तरफ जाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तीसरा ऑप्शन, यदि आपने तीनों सोशल साइंस लिए हैं, सोशल साइंस का मतलब हो गया आपके पास है सोशियोलॉजी, आपके पास है इकोनॉमिक्स, आपके पास है पॉलिटिकल साइंस, और मेजर पेपर में कोई लैंग्वेज आपने ऑप्ट नहीं कर रखी है, तो बेटा आप माइनर में लैंग्वेज ले सकते हैं। फिर आपको साइंस और कॉमर्स का ऑप्शन है, लेकिन एक तीसरा ऑप्शन आपके लिए फिर खुल जाता है, साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, प्लस आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से भी कोई चीज ऑप्ट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बच्चे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि यदि फर्स्ट ईयर में हमने इकोनॉमिक्स का माइनर पेपर लिया या बॉटनी का लिया या केमिस्ट्री का लिया, तो क्या अगले साल भी हमें इकोनॉमिक्स, फिजिक्स या जो आप पहले साल में ऑप्ट करते हैं वही लेना है? नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। यदि पहले साल में आपने ऑप्शनल पेपर बॉटनी का लिया है तो अगले साल आप, अगर हिंदी आपके उसमें आ रहा है तो हिंदी ले लीजिए, कॉमर्स का कोई पेपर लेना चाहते हैं तो कॉमर्स का ले लीजिए। तो आप दोनों साल में यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में माइनर पेपर जो है वो अलग अलग ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब ये है आपका मेजर और माइनर, जो बहुत सारे सवाल बच्चों के सामने आते हैं और जिनकी वजह से जब हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं बार बार हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। मेजर और माइनर के लिए जो गाइडलाइन है वो लगभग सेम सी है। क्या है, आपके 2 एग्जाम होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल एग्जाम 25 नंबर का होगा और एक्सटर्नल एग्जाम जो यूनिवर्सिटी से, जिसकी डेट अभी 17 नवंबर की आई हुई थी, वो एग्जाम आपका 75 मार्क्स का होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। 100 नंबर पूरे। इंटरनल मार्क्स के लिए कोई पासिंग मार्क्स नहीं है। अगर आप 1 नंबर भी ले लें तो भी चलेगा, अगर 25 में से 20 ले ले तो भी चलेगा, और 25 में से 15 ले ले तो भी चलेगा। कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है। अब ये जो अब मैं नेक्स्ट बोलने जा रही हूँ वो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब हम एक्सटर्नल एग्जाम की तरफ आते हैं तो उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स, मेजर और माइनर दोनों की बात कर रही हूँ, मिनिमम पासिंग मार्क्स 25 लेना है, लेकिन टोटल में 33। अब आप कहेंगे ये कैसे? 25 का मतलब ये है कि अगर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के आपका 33 आ गया किसी उससे या 40 आ गया, लेकिन आपके एक्सटर्नल में 24 नंबर है, 25 में से सिर्फ 1 कम, तो आपको बैक पेपर देना पड़ेगा, चाहे आप टोटल में 45 नंबर लेके बैठे हों। समझ आई? 2 कंडीशन है आपकी यहाँ पर। मिनिमम 75 में से 25 नंबर लेने हैं, लेकिन टोटल में भी 33 लेने हैं। तो कोशिश ये आप करिए कि इंटरनल एग्जाम दें ताकि टोटल आप कवर कर ले, 33 आ जाए। लेकिन इतनी आपको मेहनत जरूर करनी है एक्सटर्नल एग्जाम में
कि आपको मिनिमम 75 में से 25 नंबर लेने हैं। अगर 24 भी रह गए तो आपको बैक पेपर देना होगा। ये आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आप ये बार बार हमारे पास ये लेके आते हैं, मैडम मेरे तो 33 नंबर आ रहे हैं, मैं कैसे बैक दे दूँ। तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा, आपके एक्सटर्नल एग्जाम में 25 नंबर हैं या नहीं है। नहीं तो अगर 24 भी नंबर है तो बैक देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरनल एग्जाम का कोई भी बैक नहीं होगा। ये यूनिवर्सिटी से हमें कोई भी परमिशन नहीं आई है। अगर आप किसी पेपर में बैक देना चाहते हैं, सपोज आपके इकोनॉमिक्स में 24 नंबर आए एक्सटर्नल में, आपको बैक देना है, तो बार बार ये पूछने आने की जरूरत नहीं है कि मैम इंटरनल का भी बैक होगा, मैम इंटरनल का भी बैक होगा। कोई इंटरनल का बैक नहीं होगा। इंटरनल में एक भी नंबर ले रखा है तो कोई बैक नहीं है, 15 ले रखे हैं तो कोई बैक नहीं। सिर्फ और सिर्फ बैक की परमिशन किसमें है, एक्सटर्नल एग्जाम में बैक की परमिशन है। इंटरनल का कोई भी बैक पेपर जो है वो नहीं होगा। तो ये जो कंडीशंस आपने जो गाइडलाइन बताई गई है, ये मेजर और माइनर दोनों के लिए। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। अब है आपका स्किल डेवलपमेंट, जो कि आपको 4 सेमेस्टर में करना है। जैसे मैम ने भी आपको बताया, अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को उठाकर देखेंगे तो उसमें 115 स्किल कोर्सेज के नाम हैं, लेकिन हमें उन्हीं स्किल कोर्सेज को ऑप्ट करना है जो हमारे महाविद्यालय में चलाए जा रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहां हमारे स्किल कोर्सेज चल रहे हैं। यदि आप अपना प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो पेज नंबर 20 जब खोलेंगे तो पेज नंबर 20 में सारे उन कोर्सेज का जिक्र किया हुआ है जो हमारे विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट्स में आपको फिर एक बार बता देती हूँ। मेस की तरफ चले जाएं तो योगा डिपार्टमेंट है, ऊपर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के पास ऊपर जाए तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कोर्सेज चलते हैं। कॉलेज में आप जैसे ही एंटर करते हैं एक कंप्यूटर सेल है, वहाँ पर एपटेक के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेज जो है वो चलाए जा रहे हैं। यदि आप पॉलिटिकल साइंस से और ऊपर सेकंड फ्लोर पे चले जाएं तो आपको एक डिपार्टमेंट मिलता है ACP, अप्लाइड क्लिनिकल साइकोलॉजी, वहाँ कुछ कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। यदि आप होम साइंस डिपार्टमेंट की तरफ चले जाएं तो स्टिचिंग का कोर्स, जिसमें बेसिक और एडवांस स्टिचिंग कोर्स जो है वो आपको मिले। तो ये आप 4 सेमेस्टर में जो भी आपको स्किल कोर्स ऑप्ट करना है। अगर हाँ एक प्रॉब्लम, जैसे बच्चे आ रहे हैं अभी अभी एडमिशन लिया, मैडम ये हमें चेंज करा दीजिए, हम ये नहीं करना चाहते हैं। अरे भाई, जो चीज़ आपको मिल गई है आपको तो 4 करने हैं ना। तो जो आपको इस समय स्किल कोर्स मिल गया है आप उसे करिए। जो नेक्स्ट करना है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस समय आप कोई भी स्किल कोर्स जो आपको मैम ने दे दिया है, अलॉट कर दिया है, उसे आप चेंज ना कराएं, क्योंकि आपकी जो आगे की मर्जी है करने की वो आप 3 बाकी के जो स्किल कोर्स आपको करने हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में, वो आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, स्किल कोर्स की जितने भी परीक्षा है वो इन्हीं सेंटर्स पर, सपोज आप होम साइंस में स्टिचिंग का कोर्स कर रहे हैं तो होम साइंस वाले कराएंगे, योगा की तरफ जाएंगे तो योगा वाले कराएंगे, ACP में करेंगे तो ACP वाले कराएंगे। इसका जो मिनिमम जो इसका मार्किंग सिस्टम है वो 40 नंबर की आपकी थ्योरी होगी और 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। यदि किसी वजह से, वैसे तो नंबर कम नहीं किसी के होते, बट यदि किसी वजह से आपके नंबर कम रह जाते हैं तो बैक पेपर की व्यवस्था जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से है। लेकिन जिस पेपर में आपका बैक पेपर आएगा उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। कोई एक्सटर्नल बाहर से यूनिवर्सिटी से कोई पेपर नहीं बन के आएगा। 40 नंबर की थ्योरी, 60 नंबर का प्रैक्टिकल, जिस डिपार्टमेंट से आप स्किल कोर्स कर रहे हैं वही कंडक्ट कराएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, को करिकुलर, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 6 सेमेस्टर में होंगे। इनके कोड भी सामने लिखे हुए हैं, इनके नाम भी सामने लिखे हुए हैं। अब इसकी गाइडलाइन देखते हैं। नेक्स्ट, ये क्वालिफाइंग कोर्स है, ठीक है, इसमें पास होना आपका जरूरी है। 25 नंबर का इंटरनल होगा, 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा। कितनी बात क्लियर। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी से एक बुकलेट आएगी जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपको सिर्फ उसमें क्या करना है, टिक लगाना है। इसी तरह जो आपका इंटरनल एग्जाम होगा वो भी आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा,
उसमें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको को करिकुलर में नहीं दिया जाएगा। अब इसके पासिंग मार्क्स का देखिए आप जरा ध्यान से, जो मेजर और माइनर से थोड़ा सा अलग जाता है। मेजर और माइनर में मैंने आपसे कहा था एक्सटर्नल की मिनिमम पासिंग मार्क्स 25 हैं, लेकिन को करिकुलर के मिनिमम पासिंग मार्क्स 30 हैं। ठीक है, अगर 29 भी आ गए तो बैक देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन टोटल में कितना जाएगा? टोटल में 40 है, और वहां पर टोटल में कितना जा रहा था? 33% जा रहा था। तो इतनी बात क्लियर हुई। और इंटरनल की कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है। आपके 2 नंबर भी आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या लेना है? आपको एक्सटर्नल में 30 नंबर लेने जरूरी है, और लेकिन टोटल में 40 भी लेने। अगर इधर 30 आ जाते हो, टोटल में 40 नहीं है, तो भी बैक है। सपोज इंटरनल में 1 आया, एक्सटर्नल में 30 आ गए, तो टोटल बना 31। तो 31 40 तो हुआ ही नहीं, तो जब 40 नहीं हुआ तो बैक में आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये मैं थोड़ा सा आपको कोड के बारे में बता देती हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाए। जब आप मेजर पेपर पढ़ते हैं तो मेजर पेपर के कोड में सिर्फ ए लिखा होता है, उसके बाद जो भी कोड नंबर होता है A0801 जिस तरह से होता है। जब आप माइनर लेते हैं, माइनर का मैं अभी आपको थोड़ा सा और भी डिटेल में बताती हूँ। कुछ हमारे माइनर पेपर ऐसे हैं जिसका सिलेबस जो है यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया है कई सब्जेक्ट्स में। जैसे हम अपने इकोनॉमिक्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी से हमारे माइनर पेपर का सिलेबस जो है अलग बन के आया। लेकिन जब जिन सब्जेक्ट्स में माइनर पेपर अलग से डिज़ाइन नहीं किया गया, अगर वो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, सपोज एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ड्राइंग में कोई माइनर पेपर नहीं है, तो फिर अगर आप ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेजर एज अ माइनर लेना पड़ेगा। तो अगर आप वो वाला माइनर ले रहे हैं जिसको यूनिवर्सिटी ने अलग से डिज़ाइन करके दिया है, तो उसका जो कोड होगा वो क्यू से शुरू होगा। लेकिन अगर आप मेजर एज अ माइनर लेना चाहते हैं तो उसका कोड क्यू ए होगा। ए इसलिए होगा क्योंकि वो मेजर है, और क्यू इसलिए होगा क्योंकि वो माइनर है। 1000 आगे जो भी 1 से लेके 115 तक जितने भी कोर्स। और अगर हम को करिकुलर का देखें तो को करिकुलर का जो कोड है वो Z से स्टार्ट है। एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 19 पर जाएंगे तो 19 में कुछ माइनर पेपर्स की आपको डिटेल मिलेगी। ये वो पेपर हैं जिनको अलग से यूनिवर्सिटी ने कई सब्जेक्ट्स में डिज़ाइन किया है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लिखा है कि कौन सा माइनर कोर्स किस सेमेस्टर में आप ले सकते हैं। तो बेटा फॉर्म भरते हुए और माइनर को सेलेक्ट करते हुए ये बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा कि क्या वो अवेलेबल जो माइनर कोर्स है वो फर्स्ट सेमेस्टर में अवेलेबल है या नहीं, अगर वो सेकंड में है या नहीं, ये आपको जरूर देखना। मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। हमारे यहाँ एक माइनर कोर्स है बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब बेसिक इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ने हमको सिर्फ परमिशन दे रखी है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा ऑप्ट कर सकता है। अगर यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, अगर उन्होंने माइनर में बेसिक इकोनॉमिक्स लिया है और वो फर्स्ट सेमेस्टर में देना चाहते हैं तो दे दीजिए। बट लेकिन अगर आपको माइनर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सोचा रहे नहीं माइनर फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं सेकंड सेमेस्टर में देते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको बेसिक इकोनॉमिक्स आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर कोई पेपर ऐसा नहीं है जो अलग से यूनिवर्सिटी ने बनाया हो। उसके लिए क्या करना है, मेजर एज अ माइनर को ही आपको देना होगा। तो मेजर एज अ माइनर, हमारा मेजर पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स चलता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास में आप बैठ जाइए। लेकिन आपका जो यूनिवर्सिटी से पेपर आएगा और जब हम आपका इंटरनल पेपर बनाएंगे वो मेजर का पेपर अलग बनेगा और माइनर का अलग बनेगा। माइनर का इसलिए अलग बनेगा क्योंकि आपका सिलेबस कम है, क्योंकि आपका सिलेबस कम है इसलिए आपको पेपर भी अलग बनाना हमारे लिए, हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस पेपर को क्या करें, अलग से बनाएं। ऐसे ही अगर आपने मेजर एज अ माइनर लिया है, सपोज बॉटनी ले रखा है आपने, तो बॉटनी जिसने मेजर ले रखा है उसका पेपर अलग बनेगा। लेकिन आपने बॉटनी मेजर एज अ माइनर अगर ऑप्ट कर रखा है तो आपका पेपर जो है वो अलग है।
तो ये अगर आपको आप बताइए, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई अभी आपको ऐसा कंफ्यूजन लगता है कि आपको कोई बात नहीं समझ आई है, टीचर्स को यदि कुछ पूछना है तो आप, वैसे उम्मीद करती हूँ क्योंकि स्लाइड में इसलिए बताने की कोशिश की कि थोड़ा प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम अपनी बात को बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। बताइए। देखिए, अगर आप उसमें पेज नंबर 20 में देखेंगे तो आपका कोर्स लिखा हुआ है। हाँ, बताइए। पीछे करना, स्किल वाले हाँ, अगर थ्योरी में पास है और प्रैक्टिकल में फेल है तो प्रैक्टिकल की बैक देंगे। अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट में फेल है जिसमें प्रैक्टिकल, तो उसमें केवल प्रैक्टिकल, हाँ केवल, बस केवल बैक, केवल प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी, सामने वो थियरी की पेपर को क्लियर ना किया होगा, ऐसा भी हो दोनों में होगी ना, लेकिन जिस तरह से नहीं, यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ये है कि सपोज आपके पास ड्राइंग है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 70 नंबर की थ्योरी। अगर आप थ्योरी में क्लियर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप 30 नंबर प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आपको बैक जो है वो प्रैक्टिकल के देंगे उनके पास। हाँ, तो प्रैक्टिकल की बैक देंगे। प्रैक्टिकल विषय हम उसको कहेंगे, जैसे ड्राइंग हुआ, ज्योग्राफी हुआ या साइकोलॉजी हुआ, वो प्रैक्टिकल विषय है। अगर प्रैक्टिकल विषय में फेल है तो केवल प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी या थ्योरी की होगी? नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल की। नहीं, क्लियर है क्योंकि ये मैंने यूनिवर्सिटी की ये जो बनाई है, मैंने ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही क्लियर बनाई। बेटा 1 मिनट बैठ जाइए आप लोग। अगर आपके पास सपोज ड्राइंग सब्जेक्ट है और ड्राइंग के प्रैक्टिकल में आप फेल हैं और ड्राइंग की थ्योरी में भी आप फेल हैं, तो आपको बेटा दोनों के बैक देने हैं। हाँ, दोनों के बैक देने हैं। और अगर आप थ्योरी में पास हैं लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हैं तो फिर आप थ्योरी का बैक नहीं देंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल का बैक देंगे। हाँ, और अगर थ्योरी में फेल है लेकिन प्रैक्टिकल में पास है, जो अक्सर हो ही जाते हैं बच्चे, तो फिर आप थ्योरी का बैक देंगे। ठीक है ना? हाँ, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो आपका, वो आप सब्जेक्ट सेम ही रखेंगे 5th और 6th दोनों में। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर आएगा वो 6th सेमेस्टर के एंड में आएगा, तो सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे आप। वो 100 नंबर का प्रैक्टिकल जो होगा वो 5th 6th सेमेस्टर का कंबाइंड फाइनल ईयर लास्ट सेमेस्टर में जाके आपका एग्जाम है। अगर साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का बात सुनिए ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, किसी भी मुद्दे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सुनिए, यूनिवर्सिटी में आगे यूनिवर्सिटी में जो पहले जिस तरीका
माइनर सब्जेक्ट की, उसमें संस्कृत केवल सेकंड सेमेस्टर में था, लेकिन उसके बाद बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग में संस्कृत विषय चारों सेमेस्टर में आ गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में अलग है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत नहीं ले पाते हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर में भी संस्कृत ले सकते हैं। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं ले पाते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में भी संस्कृत ले सकते हैं। इसलिए एज अ माइनर सब्जेक्ट संस्कृत आपको चारों सेमेस्टर में अवेलेबल है और संस्कृत बहुत स्कोरिंग है। लीजिएगा, पढ़ने में आनंद आएगा। जब ये प्रोस्पेक्टस छपा था तो उस टाइम में हमारे संज्ञान में नहीं था कि ये नए 4 पेपर्स जो हैं वो एज अ माइनर आ रहे हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स के लिए जल्दी एक नोटिस निकलवा देंगे जिसमें स्टूडेंट्स को अगर ये संस्कृत का पेपर ऑप्ट करना होगा तो वो कर सकते लैंग्वेज को। लेकिन अगर वो कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट करता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उसके अलावा कोई और विषय लेता है तो उसे फिर माइनर मिलेगा, उसमें मेजर पढ़ना। क्लियर कर पाएंगे आपकी बात? एक बार बता दीजिए आप बच्चों को। मेरा प्रश्न पूनम जी से ये था कि हमने जैसे कुछ बच्चों को संस्कृत दी, लैंग्वेज का अलग फैकल्टी है, वो बच्चा कोई भी मैम साइंस का, आर्ट्स का या कॉमर्स का कोई भी बच्चा लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश संस्कृत ले सकता है। तो वो एक अलग, ऐसा नहीं है कि साइंस वाला बच्चा लेगा, आर्ट्स वाला लेगा या कॉमर्स वाला लेगा। तो वो बच्चा जो संस्कृत को एज माइनर ले रहा है, तो अभी जैसे मुझे कंफ्यूजन हुआ, अभी आपने बोला कि यूनिवर्सिटी ने अलग कोर्स डिज़ाइन किया है, तो वो क्या बच्चा जो ले रहा है तो क्या वो उसका संस्कृत का मेजर इस माइनर पड़ेगा या आपने नहीं, वो तो माइनर ही अलग है? कुछ बच्चे अभी चेंज कराने आए हैं। वो आए थे जिन्होंने एक लैंग्वेज ली थी, हाँ उसके बाद मेजर माइनर संस्कृत। हाँ हाँ तो अब उनको अगर संस्कृत पढ़ना होगा तो वो मेजर पढ़ेंगे और हाँ। मेजर में सिलेबस बहुत ज्यादा है, हाँ। तो उनके लिए तो 4 मेजर हो गए, नहीं। उनके लिए कम करना। तो वो माइनर का जो मेजर एज अ माइनर का जब हम पढ़ाते हैं तो उसका सिलेबस तो मैम अलग से होता है। क्या अलग से हुआ? क्योंकि उनका पेपर भी अलग बनता है, यूनिवर्सिटी से पेपर भी अलग बन के आएगा, हम भी पेपर अलग। हाँ बस नहीं ये तो हमें